Good morning, everybody. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आवाज आ रही है मेरे को? मेरी तो वेलकम टू यू अगेन। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है तो आज अपन ईआई इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के बारे में बात करेंगे। क्या होती है, कैसे काम करती है, कौन कौन सी ईआई है, और स्पेसिफिक अपन अंसाल्डो के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे अपनी वेस्टर्न रेलवे में और एनडब्ल्यूआर में लगभग 4 तरह की यही काम में ली गई है, अलग अलग मेक की, लेकिन उन सभी में बोल रहा आवाज आ रही। तो मैं आपको ईआई के बारे में अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के बारे में। तो पहले अपन जनरल डिस्कशन करेंगे, ईआई होती क्या है, क्यों जरूरत महसूस हुई, और इसमें मेन कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और ये कैसे काम करती है। ठीक है। और उसके बाद अपन स्पेसिफिक ईआई अंसाल्डो मेक के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और उनका क्या काम रहता है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ बात करेंगे इंटरलॉकिंग क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्नलिंग में पहले ही बताया है कि सिग्नलिंग का जो रोल है वो आपका है सेफ्टी सुनिश्चित करना और गाड़ियों की स्पीड बढ़ाना। उसके बाद आता है आपका इंटरलॉकिंग का कॉन्सेप्ट। तो इंटरलॉकिंग में मैंने आपको इनिशियल में बताया था कि एक व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत विभिन्न सिग्नलिंग गियरों को अपन एक निश्चित क्रम में कनेक्ट करते हैं, जो उनके चलने का क्रम सुनिश्चित करता है, जिसके द्वारा अपन सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत अपने पास सबसे पहले जो इंटरलॉकिंग आया था वो आपका मैकेनिकल इंटरलॉकिंग था। उसके बाद उसका जो एडवांस वर्जन है इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंटरलॉकिंग है। फिर आपका रिले इंटरलॉकिंग है, और उसका जो एडवांस है जिसको अपन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के नाम से जानते हैं। तो एक्चुअल में क्या, एक से बाद जो स्टेप्स जो बढ़ रहे थे, मैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल, फिर रिले इंटरलॉकिंग, और लास्ट में आपका इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। उसके पहले आपका क्या था, मैकेनिकल से पहले की बात करेंगे तो उसमें आपका इंटरलॉकिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। आपके इंडिविजुअल गियर अलग अलग जगह से ऑपरेट किए जाते थे, तो वहां पर जो सेफ्टी फीचर था वो ह्यूमन एजेंसी पे डिपेंड करता था, यानी जो एजेंसी ऑपरेट कर रही है उसके कार्य क्षमता के ऊपर आपकी सेफ्टी सुनिश्चित करती थी। तो एक्चुअल में क्या थी, इनिशियल कंडीशन में गाड़ियों की संख्या कम थी तो मैनुअली ऑपरेट किए जा सकते थे, लेकिन जब आप नंबर ऑफ ऑपरेशन ज्यादा करना चाहते हो तब आप इंडिविजुअली जा जाके अगर बार बार आप ऑपरेट करोगे तो वहां पर क्या होगा, एक तो टाइम ज्यादा लगेगा और वहां पर आपकी सेफ्टी ब्रीच होने के चांसेस है, मतलब वहां पर गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो उसके लिए सबसे पहले आपका क्या आया था कि इंटरलॉकिंग है, यानी वहां पर दो एजेंसियों को इन्वॉल्व किया गया और उसके द्वारा सेफ्टी को सुनिश्चित किया गया। इसके अंदर पहले क्या होता था कि आपके स्टेशन मास्टर ऑफिस में एक की बॉक्स लगता था, और जितने भी आपके फंक्शन ऑपरेट होते थे उनकी की मास्टर की कस्टडी में रहती थी। और उसके बाद जो भी उसका ऑपरेशन करवाना होता था वो एक ऑथराइज्ड व्यक्ति को वो पर्टिकुलर कीज देके भेजता था, वो लाइन बना के आता था, उसके बाद वो सिग्नल की दोबारा देता था, उसके बाद सिग्नल को ऑफ करते थे। तो यहाँ पर क्या, दो एजेंसी इन्वॉल्व होती थी, जिसकी वजह से क्या है कि दोनों द्वारा गलती होने की संभावना वहां पे कम होती है, थोड़ा सेफ्टी फीचर बढ़ा। लेकिन यहाँ पर क्या था, आपका ऑपरेशन में टाइम ज्यादा लगता था, तो उसी को कम करने के लिए अपन इंटरलॉकिंग के कॉन्सेप्ट में गए। तो सबसे पहले आपका आया था मैकेनिकल इंटरलॉकिंग। तो मैकेनिकल इंटरलॉकिंग में क्या था, आपके जो ऑपरेट होने वाले जो गियर है, यानी पॉइंट है, सिग्नल है, लॉक बार है, और जिससे वो ऑपरेट होते हैं उसको अपन लीवर बोलते हैं। तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते थे ट्रांसमिशन मीडिया के द्वारा, रोडिंग या ट्रांसमिशन वायर के द्वारा कनेक्टेड होते थे। और लीवर जो थे वो एक लीवर फ्रेम में इंटरकनेक्ट किए जाते थे। तो जब आपस में जो लीवरों की जो इंटरलॉकिंग थी, यानी जब तक आपकी वहां पर फेवरेबल कंडीशन अचीव्ड नहीं होगी तब तक आपका सिग्नल जो है ऑपरेट जो है ऑफ नहीं होगा। तो जिस लाइन के लिए भी सिग्नल देना है तो उसके लिए यहाँ पर जो इंटरलॉकिंग की जो शर्तें हैं वो आपकी लीवर फ्रेम के अंदर चेक की जाती थी, और वो फेवरेबल होने पे ही सिग्नल आपका ऑफ होगा। तो इस तरह का जो इंटरलॉकिंग था इसको अपन बोलते हैं मैकेनिकल इंटरलॉकिंग। इसमें ड्रॉबैक क्या था, एक तो रेंज, ऑपरेशन जो रेंज थी वो लिमिटेड थी, ज्यादा दूरी तक आप गियर को ऑपरेट नहीं कर सकते थे। दूसरा, यहाँ पे भी सेफ्टी जो थी वो आपके ह्यूमन एजेंसी पे डिपेंड कर रही थी। एक्चुअल में गियर टू गियर इंटरलॉकिंग तो थी, लेकिन वो सेफ्टी जो डिपेंड कर रही थी वो ऑपरेटिंग एजेंसी पे कर रही थी, यानी गाड़ी कहाँ तक पास हो चुकी है तो विजुअली उसको चेक करता था और उसके बाद वो सिग्नल के लीवर को ऑपरेट करता था। क्योंकि यहाँ पर आपके जो लीवर टू लीवर, जो मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ इंटरलॉकिंग में बताया था
कि आपके एक लीवर और दूसरे लीवर आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो अगर मान लो जो लीवर जिस व्यवस्था के तहत किसी को लॉक कर रहा है, अगर वो लीवर फ्री हो जाए या उसकी कंडीशन को ब्रेक कर दे, तो आपकी लॉकिंग फ्री हो जाती है। तो यहाँ पे भी क्या था कि आप जब सिग्नल देते थे तो सिग्नल का लीवर ऑफ करने से पहले इसकी लाइन बनाते थे, उसका रूट लॉक होता था, उसके बाद सिग्नल का लीवर ऑफ करता था। तो ये सिग्नल का लीवर क्या करता था, लास्ट रूट को लॉक करके रखता था। और उसके बाद भी जब यहाँ पर क्या हुआ था, लॉक बार लगाई गई थी रूट को होल्ड कराने के लिए, तो आपने ये प्रिंसिपल ऑफ इंटरलॉकिंग में पढ़ा होगा। आपका रूट होल्डिंग करते हैं, बैक लॉकिंग करते हैं, डिफरेंट टाइप की अप्रोच मतलब लॉकिंग लगा करके अपन सेफ्टी को सुनिश्चित करते हैं। तो यहाँ पर क्या था, ये सारा कुछ जो है वो डिपेंड कर रहा था ऑपरेटिंग एजेंसी के ऊपर। और मैकेनिकल था तो रेंज की लिमिटेशन थी, ज्यादा दूरी तक आप ऑपरेट नहीं कर सकते थे। और दूसरा एक ड्रॉबैक था, आउटसाइड से इंटरफ्रेंस किया जा सकता है, मतलब वहां पर अगर कोई मैनुअली कोई अगर किसी को ऑपरेट करे या डिस्कनेक्ट कर दे तो हो सकता है। तो उसको रोकने के लिए अपन क्या है, मैकेनिकल के बाद इलेक्ट्रोमैकेनिकल पे गए। यानी अपन ने क्या किया, आप साइट के साथ करेस्पॉन्डेंस चेक, पहले मैकेनिकल में भी किया था। मैकेनिकल के अंदर अपन क्या करते थे, डिटेक्टर लगा करके उसको सुनिश्चित करते थे। लेकिन वहां पे भी ये था कि आप स्लाइड को मैनुअली आउटसाइड से कोई भी उसको जो है रॉन्ग साइड में ऑपरेट कर सकता है, या उसका एडजस्टमेंट प्रॉपर नहीं हो तो अनसेफ ऑपरेशन की वहां पे संभावना रहती है। तो उसी को रोकने के लिए अपन आए इलेक्ट्रोमैकेनिकल पे। इलेक्ट्रोमैकेनिकल में एक एडवांटेज ये हुआ कि आपके लीवर के ऊपर लीवर लॉक लगाए गए, और लास्ट करेस्पॉन्डेंस चेक करने के लिए जैसे पॉइंट के ऊपर ईडी लगा दी, उसकी फेवरेबल कंडीशन जब तक नहीं होगी, उसका इंडिकेशन नहीं मिलेगा तब तक आपका सिग्नल या पॉइंट का जो लीवर है वो रिवर्स नहीं होगा, और वो लीवर नहीं होगा तब तक आपका सिग्नल का लीवर ऑफ नहीं होगा। और उसके बाद लंबी दूरी तक आप ऑपरेट कर सकते थे। और फ्लोटिंग अरेंजमेंट था एक्चुअल में, केबिन एक यार्ड में अगर बढ़ाए आते तो एक से ज्यादा केबिन हो सकती थी। तो मैकेनिकल में पहले स्लॉट तो मैनुअली भेजा जाता था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल आने के बाद वो स्लॉट इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिट करते थे। तो इससे फायदा क्या हुआ कि आपका जो ऑपरेशन का टाइम थोड़ा रिड्यूस हुआ, ठीक है। लेकिन बाकी के ड्रॉबैक वैसे के वैसे बने रहे मैकेनिकल के जो थे, यानी उसका मेंटेनेंस ज्यादा था, ओवरऑलिंग करना पड़ता था, जिसकी वजह से एनआई पीरियड ज्यादा आता था। तो ये ड्रॉबैक वहां पे बने रहे। तो ये मैकेनिकल इंटरलॉकिंग था। उसके बाद आपका मैकेनिकल इंटरलॉकिंग में आपकी इस तरह की आपकी लीवर फ्रेम्स होती है, और ये लीवर के साथ आपकी टेपेट कनेक्टेड रहती है। यहाँ पर आपकी ये टेल के साथ नीचे टेपेट रहेगी, और ये टेपेट नीचे आपका जो इंटरलॉकिंग फ्रेम होता है उसके अंदर ऑपरेट होती है, और इसके अंदर आपके डिफरेंट चैनल्स होते हैं। और इस चैनल के अंदर आपके डॉग पीस होते हैं, और ये डॉग पीस आपके इस टेपेट के साथ जो नॉच कटी हुई है उसके अंदर जाकर के इसको लॉक करके रखें। वो जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो ऑपरेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इस तरह की जो इंटरलॉकिंग थी इसको मैकेनिकल इंटरलॉकिंग बोलते हैं। ये ड्रॉबैक मैंने आपको बता ही दिया था। एक तो लीवर फ्रेम की साइज बड़ी होती है, ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है, ऑपरेशन में टाइम ज्यादा लगता है, सेंट्रलाइज ऑपरेशन इसमें नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी जो रेंज ऑफ ऑपरेशन है वो कम होती है, और मोर वियर एंड टियर है, मैकेनिकल पार्ट है तो वियर एंड टियर ज्यादा होगा। तो उसकी वजह से आपको ओवरहॉलिंग करना पड़ता है, ओवरहॉलिंग में यहाँ पर क्या है, टाइम ज्यादा लगता है। तो यहाँ पर आपका मेंटेनेंस ज्यादा है तो ज्यादा स्टाफ की जरूरत पड़ती है। तो ये आपके ड्रॉबैक थे मैकेनिकल इंटरलॉकिंग। तो उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल। इलेक्ट्रोमैकेनिकल में क्या हुआ, पॉइंट का भाई अपन ने ऑपरेशन मतलब जो ऑपरेट करते हैं वो तो लीवर से ही करते हैं, लेकिन अब आपने क्या किया, साइड पर पॉइंट मशीन लगा दी, जिससे क्या हुआ कि आप लंबी दूरी तक गियर ऑपरेट कर सकते हैं। और लीवर के ऊपर आपने लीवर लॉक लगा दिया, और सिग्नल के ऊपर भी आपने ईएसआर लगा दिया। तो उससे क्या हुआ, और मोटर ऑपरेटेड कर दिया तो ज्यादा दूरी तक भी आप ले जा सकते हो। ईएसआर का मतलब स्लॉटिंग अरेंजमेंट कर दिया तो आप ज्यादा दूरी तक कंट्रोल दे सकते हो, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल में ऑपरेशन के तो लीवर बने, खाली यहाँ पर थोड़ा सेफ्टी फीचर थोड़ा इंक्रीज हुआ और रेंज बढ़ गई। बाकी ड्रॉबैक जो मैकेनिकल इंटरलॉकिंग के थे वो सेम के सेम यहाँ पे भी बने रहे। खाली सेफ्टी माना कि यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, और दूसरा ऑपरेशन में टाइम यहाँ पे थोड़ा कम लगता था, और ज्यादा दूरी के गियर को अपन ऑपरेट कर सकते। तो यहाँ पर आपकी सिग्नल पे और पॉइंट मशीन पे पावर ऑपरेटेड, एक्चुअल में ये बाद में आया था, उसके पहले ईडी लगा के ये अपन ने उसको डिटेक्ट किया था, जिससे क्या हुआ था आपका जो मैकेनिकल जो डिटेक्शन का जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पर खत्म हो गया। मैकेनिकल में क्या करते थे अपन, साइड को करेस्पॉन्डेंस चेक करने के लिए मैकेनिकली उसको डिटेक्ट करते थे, उसको बाद में अपन ने इलेक्ट्रिकली डिटेक्ट करना चालू किया। और इलेक्ट्रोमैकेनिकल में आपका क्या है कि आपका जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो रिप्लेस हो गया। अब आप इलेक्ट्रिकली उसको ऑपरेट करते हैं तो ज्यादा दूरी तक भेज सकते हैं। आपकी मैकेनिकल लीवर्स में आपकी वैसे की वैसे बनी रही, ठीक है। तो ये एक्चुअल में आपका जो कॉम्बिनेशन है वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल गियर का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे भी आपका क्या मैकेनिकल पार्ट है तो वियर एंड टियर रहेगा, तो यहाँ पे भी आपको ओवरऑलिंग की जरूरत पड़ती है, और ओवरऑलिंग के लिए आपको ज्यादा स्टाफ की जरूरत पड़ती है, और एनआई पीरियड यहाँ पे भी ज्यादा रहता है। खाली यहाँ पर सेफ्टी फीचर बढ़ा, और ऑपरेशन में यहाँ पे थोड़ा काम कंपेरेटिव मैकेनिकल इंटरलॉकिंग थोड़ा रिड्यूस होता है।
ठीक है। उसके बाद आपका आता है रिले इंटरलॉकिंग। रिले इंटरलॉकिंग में क्या है, इंटरलॉकिंग की जो सारी शर्तें हैं वो अपन एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के द्वारा सुनिश्चित करते हैं। उसके लिए अपन रिले का प्रयोग करते हैं। रिले अपने पास दो तरह की है, मेटल टू कार्बन और मेटल टू मेटल। तो जैसी प्रैक्टिस है, कहीं कहीं पे मेटल टू मेटल है, कहीं मेटल टू कार्बन, कॉन्सेप्ट सब में सेम है, खाली रिलेज का नाम और वो अलग अलग हो सकता है, बाकी काम करने का जो तरीका वो दोनों में सेम है। रिले इंटरलॉकिंग में फायदा क्या हुआ, अब आपका जो कमांड है, पहले मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल में क्या था, जहां से आप ऑपरेट करते थे लीवर केबिन से, और जो फंक्शन ऑपरेट हो रहा है साइड पे वो डायरेक्ट किन्हीं माध्यम से कनेक्ट होता था। इलेक्ट्रोमैकेनिकल में वो थोड़ा सा चेंज हुआ, वहां पर अब आपका क्या है, डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, केबल के फीड के द्वारा होता है, लेकिन वहां पर क्या, नंबर ऑफ रिलेज की संख्या कम है, फेलियर या ट्रबल आता है तो उसको अपन आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन रिले इंटरलॉकिंग में क्या हुआ, अब आपने ऑपरेशन यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रिकली ऑपरेट कर सकते हो, तो ज्यादा दूरी तक गियर ऑपरेट किए जा सकते हैं, और यहाँ पर सेंट्रलाइज ऑपरेशन करना संभव है। तो उसके लिए सेंट्रलाइज प्लेस पर क्या है, आप पैनल लगा सकते हो और पूरे यार्ड को वहीं से कंट्रोल कर सकते हो। तो इससे फायदा ये होता है, आपकी जो केबिन के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी, एक्चुअली में क्या, स्टेशन मास्टर अलग होता है, केबिन पे अलग बंदे होते हैं, तो उनके बीच में अगर करस्पॉन्डेंस प्रॉपर बना रहेगा तो ही आपका ऑपरेशन प्रॉपर होगा। तो वहां पर क्या, अगर एक व्यक्ति के द्वारा डिले होता है तो वहां पे पूरे यार्ड में मूवमेंट आपका होल्ड होता है। कि पैनल के अंदर क्या होता है, सेंट्रलाइज ऑपरेशन जब करते हो रिले इंटरलॉकिंग पैनल लगा करके, तो यहाँ पर सारा जो है वो एक ही एजेंसी के द्वारा किया जाता है, ऑपरेटिंग जो स्टेशन मास्टर है। तो यहाँ पर ह्यूमन एजेंसी की डिपेंडेंसी रिड्यूस हो जाती है। दूसरा, अब आपका क्या कमांड है, जब आप पैनल से कमांड देते हो तो पहले रिले रूम में जाता है। रिले रूम में फेवरेबल कंडीशन मिलती है तब वो फील्ड को भेजता है। फील्ड में वापस जो भी उसका स्टेटस होता है वो रिले रूम में आता है, वो वापस आपको पैनल पे दिखाई देता है। इस तरह की जो व्यवस्था होती है इसको अपन बोलते हैं रिले इंटरलॉकिंग। और रिले इंटरलॉकिंग में वो फीचर है रूट सेटिंग टाइप जो आता है, उसमें आप खाली दो बटन से पूरे यार्ड को ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर अब क्या है, आपका सर्किट जो है फील्ड से मोड में इस तरह से बनाया जाता है कि आउटसाइड से यहाँ पे इंटरफेरेंस करने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। यानी सर्किट है, अगर मान लो कोई बाहर से पिकअप कराने की कोशिश भी करे तो आपका जो क्रॉस प्रोटेक्शन अरेंजमेंट है, डबल कटिंग अरेंजमेंट है, वो आपके सर्किट को यहाँ पर प्रोटेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर एक ड्रॉबैक बढ़ जाता है, नंबर ऑफ रिलेज की, इंटरलॉकिंग की शर्तों को प्रूफ करने के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ रिलेज की संख्या बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम होता है वो बहुत बड़ा बनता है। और जब एक्चुअल में ये रिले है तो रिले पर वायरिंग आप करोगे तो वहां पर ड्राई सोल्डरिंग की व्यवस्था प्रॉब्लम रहेगी। दूसरा, आपके कॉन्टेक्ट के बीच में प्रेशर लूज होने की वजह से या कार्बन जनरेट होने की वजह से इंटरमीडिएट टाइप के वो फेलियर्स देते हैं, यानी वहां पर रेजिस्टेंस क्रिएट होने की वजह से आपका क्या सर्किट कभी कभी प्रॉब्लम करता है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर इंटरमीडिएट टाइप और ऑटो टाइप के फेलियर्स यहाँ पर आता है, तो इसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो ये इसका ड्रॉबैक था, और इसी ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए मैंने कल आपको बताया था डेटा लॉगर लेके आए थे। तो डेटा लॉगर लाने से ये फायदा होगा, आप पूरे रिले रूम को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, और लास्ट जो भी फेलियर है, ट्रबल आया, तो उसका सर्किट कहाँ तक चला है वो उसकी आप रिपोर्ट जनरेट करके वहां पे देख सकते हो। ठीक है। तो ये आपका रिले इंटरलॉकिंग था। लेकिन यहाँ पर रिले इंटरलॉकिंग में क्या है ड्रॉबैक, आपको ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है, नंबर ऑफ रिले ज्यादा होती है, और इनिशियल जब आप इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पर आपको वायरिंग करने में ज्यादा टाइम लगता है। और दूसरा, फ्यूचर में जब अल्ट्रेशन भी होगा तो यहाँ पर टाइम ज्यादा लगता है। दूसरा, इसमें ड्रॉबैक ये है कि कोई नया स्टेशन जब अपन बनाने जा रहे हैं तो उसको सर्किट डायग्राम तो बना लेते हैं, लेकिन उसका करेस्पॉन्डेंस टेस्ट अपन ऑफिस में बैठकर नहीं कर सकते। तो जब तक ये साइट पर इंस्टॉल नहीं होगा इसका सर्किट डायग्राम, तब तक आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते। ये इसका ड्रॉबैक है, जिसकी वजह से न्यू स्टेशन बनाने में यहाँ पर टाइम ज्यादा लगता है। यहाँ पर इसका एक मेजर ड्रॉबैक है। और फ्यूचर में अगर आपको अल्ट्रेशन भी करना है तो अल्ट्रेशन में यहाँ पर आपको टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है। तो ये आपका रिले इंटरलॉकिंग हो गया। तो एडवांटेज की जो बात करेंगे तो इसमें आपकी मैकेनिकल लेवल से हट गई, तो आपका सीधा पैनल लग गया ऑपरेशन के लिए। तो ऑपरेशन जो सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन होता है तो आप आसानी से करते हैं, यहाँ पर आपको ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं होती है, तो ऑपरेशन यहाँ पे ज्यादा कर सकते हैं। इसका जो ऑपरेशन जो है टाइम वो फास्टर होता है, सेंट्रलाइज ऑपरेशन इसमें पॉसिबल है, जबकि मैकेनिकल इंटरलॉकिंग में पॉसिबल नहीं है। फिर आपका लॉन्ग रेंज का जो ऑपरेशन है वो कर सकते हैं, यानी यहाँ पे रेंज ऑफ ऑपरेशन आपकी इंक्रीज हो जाती है, वियर एंड टियर नहीं है, मैकेनिकल पार्ट्स नहीं है, तो उसकी वजह से यहाँ पर आपका जो ओवरऑलिंग का जो टाइम लगता है वो यहाँ पर कम लगता है। और इंटेंसिव मेंटेनेंस की यहाँ पे जरूरत नहीं, मतलब एकदम लंबे या ज्यादा स्टाफ की यहाँ पर जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आपकी पीरियडिकल जो ओवरऑलिंग है उसकी जरूरत नहीं है, खाली टेस्टिंग ही करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है सेफ्टी का जो मानक है वो यहाँ पर आपका इंक्रीज होता है। ये आपके एडवांटेज थे रिले इंटरलॉकिंग के। ड्रॉबैक इसमें क्या रहेगा,
कॉम्प्लेक्स वायरिंग, जितना बड़ा यार्ड होगा नंबर ऑफ रिलेज की संख्या बढ़ेगी तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, वायरिंग ज्यादा करनी पड़ती है और ज्यादा वायरिंग होगी तो वहाँ पे ड्राई शोल्डर की भी संभावना ज्यादा रहेगी। नंबर ऑफ रिले ज्यादा है तो ज्यादा स्पेस कवर करेगा और ज्यादा है तो पावर कंजप्शन भी ज्यादा होगा तो आपको ज्यादा पावर सप्लाई, रिलायबल पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। और फिर आपकी वायरिंग इसमें ज्यादा है। फिर आपका जब भी फेलियर या फॉल्ट होता है तो उसको लोकेट करने में यहाँ पर टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि नंबर ऑफ सीड्स बढ़ जाती है तो कहाँ पर फॉल्ट है उसको देखने में यहाँ पर टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि सेल्फ डायग्नोसिस फीचर है, डेटा लॉगर बाद में आया तो उससे पहले यहाँ पर टाइम ज्यादा लगता था तो उसी को रिड्यूस करने के लिए अपन इंस्ट्रूमेंट लाया था डेटा लॉगर जो आपकी ये मदद करता है फॉल्ट को लो डिटेक्ट करने में कि भाई फॉल्ट आपका कहाँ पर होगा। और इसका क्या है कि आपका जो इनिशियल इंस्टॉलेशन है उसमें टाइम ज्यादा लगता है, फ्यूचर में अगर आप अल्ट्रेशन करते हो तो उसमें भी आपका टाइम ज्यादा लगता है। ये आपके रिले इंटरलॉकिंग की कुछ डीमेरिट्स है। तो इसी को देखते हुए अपन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग लेके आए। तो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग क्या है, एक आपका कंप्यूटर बेस्ड या माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड इंटरलॉकिंग, इसको अपन सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग, कंप्यूटर बेस्ड इंटरलॉकिंग या इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के नाम से जानते हैं। इसके अंदर होता क्या है कि आपकी इंटरलॉकिंग की जो सारी शर्तें हैं, अभी तक आपने जो देखा था मैकेनिकल लीवर जो ऑपरेशन था वहां पर आप इंटरलॉकिंग की शर्तें लीवर फ्रेम में टेस्ट कर रहे थे। रिले इंटरलॉकिंग में आया था, आपने रिले रूम में रिले में एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर रिले बना करके आप उसको सुनिश्चित करते थे। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में अपन क्या करते हैं, इंटरलॉकिंग की जो सारी शर्तें हैं वो अपन अब माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्राम बना करके चेक करते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि आपका जो है इंटरलॉकिंग की सारी रिले यहाँ पर रिप्लेस हो जाती है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के द्वारा। अब आपकी खाली जो रिले लगती है वो इंटरफेसिंग की रिले लगती है जो आपके आउटडोर और इंडोर को कनेक्ट करने का काम करती है। जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ रिलेज की संख्या यहाँ पर कम होती है। और दूसरा, जो ये कंप्यूटर बेस्ड जो इंटरलॉकिंग है या इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग है, इसको का जो सर्किट है प्रोग्राम अपन फैक्ट्री लेवल पे या जो भी है जहां पर आप इसको बना सकते हैं, जहां पे भी आप बनाते हो ऑफिस या जो भी है, और वहां पे ही इसको टेस्ट किया जा सकता है। ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। ठीक है, बाकी इसमें इंटरलॉकिंग के जो रूल्स है वो सेम वही रहेंगे जो आपको पहले बताए गए थे। बस अब यहाँ पर यह इंटरलॉकिंग को चेक करने का तरीका चेंज हो गया। अब आप क्या कर रहे हो, उसको एक सॉफ्टवेयर में उसको चेक कर, तो इसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में क्या करते हैं, इंटरलॉकिंग की जो सारी शर्तें हैं तो अपन एक माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम बना करके, तो इसका जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम जो रहेगा तो आपका इस तरह का रहेगा। फील्ड में जितने भी फंक्शंस हैं और पैनल से जो भी इनपुट्स आएंगे, एक्चुअल में पहले पैनल लगता था तो वहां पर आपका एक पैनल जो रहेगा तो उसके लिए इनपुट में आपका एक पैनल प्रोसेसर रहेगा। तो यहाँ से जो भी आप कमांड दोगे वो पहले पैनल प्रोसेसर में आएगा और पैनल प्रोसेसर आपके सीपीयू को देगा। उसके बाद फील्ड से जो भी डेटा आ रहे हैं वो आपके इनपुट कार्ड के माध्यम से सीपीयू को जाते हैं और इस सीपीयू के अंदर प्री लोडेड सॉफ्टवेयर यानी जो भी प्रोग्राम बना करके आपने इंटरलॉकिंग की जो भी शर्तें हैं उसको चेक करने के लिए जो भी आपने प्रोग्राम इसके अंदर इंस्टॉल कर रखा है उसके हिसाब से उसको चेक करता है और फेवरेबल होने पे वो क्या करता है, आउटपुट कार्ड के माध्यम से फील्ड के गियर को ऑपरेट करता है, उसके रीड बैक को वापस रीड करता है वापस आपके इनपुट कार्ड के माध्यम से और उसके स्टेटस को ये पैनल पे भेजता है। तो बेसिक ब्लॉक डायग्राम आपका सिंपल सा इस तरह का रहेगा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का। जैसे यहाँ पर आपका ये सीपीयू हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो यहाँ पर एक ब्लू कलर की पट्टी दिख रही है वैसा रहेगा। इसको इनपुट देने के लिए यहाँ पर आपके इनपुट्स कार्ड रहेंगे। इनपुट कार्ड क्या करते हैं, फील्ड से आपका इनपुट लेंगे, फील्ड से कौन कौन से इनपुट आता है आपके एनडब्ल्यू के आर, आरडब्ल्यू के आर, ईसीआर जो भी आ रहे हैं। और दूसरा आपके नॉन वाइटल जो पैनल से भी जो इनपुट आएंगे उसके लिए भी आपके अलग अलग मेक में अलग अलग कार्ड के नाम से, वो भी इनपुट कार्ड के माध्यम से, या पैनल लगा है तो पैनल प्रोसेसर के माध्यम से। और अगर आपका वीडियो लगा है भी, आपका यही का एक और बड़ा फायदा है कि आप वीडियो से भी डायरेक्ट कमांड दे सकते हैं। तो आपका जो भी पैनल की जो वायरिंग जो होती थी उसको भी आपने प्रोग्राम बना करके उसको एक वीडियो के अंदर इंस्टॉल कर दिया, तो वहां से आप क्या करते हो, डायरेक्ट सीपीयू के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो यहाँ से पैनल या वीडियो से डेटा है सीपीयू के अंदर, ये बस बार के माध्यम से यहाँ जाएगा और सीपीयू क्या करता है, इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर आपने डाल रखा है उसके हिसाब से इसको एग्जीक्यूट करता है और फेवरेबल कंडीशन मिलने से यहाँ पर आउटपुट कमांड देता है आउटपुट कार्ड को।
और ये आउटपुट कार्ड क्या करता है, फील्ड के अंदर गियर को ऑपरेट करता है। तो इसमें आपकी जो भी एच आर है या फिर आपके एन डब्ल्यू आर जो भी पॉइंट ऑपरेशन के लिए चाहिए या जो भी कमांड आपको फील्ड में भेजना है, तो वो कमांड बाहर भेजेगा और फेवरेबल कंडीशन जब एक्सिक्यूट होगी और उसके बाद वहां पर उसका वापस रीड बैक इनपुट कार्ड के माध्यम से इसको बताएगा और रीड बैक मिलने पर वो जो स्टेटस है आपको पैनल के ऊपर दिखाएगा। इस तरह का आपका इसका ये का ब्लॉक डायग्राम होता है। तो यहाँ पर आपको जो स्क्रीन दिख रही है, तो इसमें ये जो पतली स्ट्रिप बना रखी है, तो इसको आप थोड़ा सा इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर आप सीपीयू लिख देना, जो ये इंटरलॉकिंग के लिए जो लिखा हुआ है ये आपका प्रोसेसर हो जाएगा सीपीयू। इसके साथ आप रोम और रैम वर्ड लिख देना। जैसा आपका ये सभी जगह रहेगा, एक्चुअल में आप डेटा लोगर फोटो चाहे कोई भी फोटो जहाँ पे सीपीयू आता है, सीपीयू आपका क्या है, एक मशीन है, उसको ऑपरेट करने के लिए कमांड की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए अपन एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाते हैं, वो आपके रोम में इंस्टॉल होता है। और उसके बाद रैम की जरूरत पड़ती है जहां पर वो प्रोसेसिंग करता है। तो जो भी आपने प्रोग्राम डाल रखा है तो उसको प्रोसेसिंग करेगा, उसकी एक अलग से रैम रहेगी। और यहाँ पर आपके इस यही का एक और फीचर है, इनबिल्ट डेटा लॉगर, यानी यहाँ पर जितने भी वो इंटरनल प्रोसेसिंग करता है उसके जो डेटा है वो आपको इंटरनली वो स्टोर करके रखेगा। और जब आवश्यकता पड़ती है तो उस समय जो भी आवश्यक इंटरफेसिंग सॉफ्टवेयर आपको दिए जाते हैं, मेंटेनेंस टूल के जो सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर जाके आप उस डेटा को ऑब्जर्व कर सकते हैं यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज। ठीक है, तो आपका ये रैम और रोम रहेगा। और इस सीपीयू को कमांड देने के लिए आपका जो है इनपुट कार्ड्स होते हैं, और ये इनपुट कार्ड क्या करते हैं, आपके फील्ड के जो भी डेटा आ रहे हैं, पॉइंट का इंडिकेशन, तो एनडब्ल्यू आर डब्ल्यू के आर, ट्रेक के लिए पीपीआर, एलसी गेट के लिए आपकी एलसीपीआर जो भी है, एलएक्ससीपीआर, आस्पेक्ट के लिए आपकी जो भी है एचईसीआर, आरईसीआर, डीईसीआर जो भी है। ठीक है, तो ये सारे आपके इनपुट्स के रूप में रीड किए जाएंगे इनपुट कार्ड के माध्यम से। ये डेटा किसको जाएगा, सीपीयू को जाएगा। फिर आपका पैनल या वीडियो, अभी लेटेस्ट में रिले बूट की पॉलिसी आ गई, अपन वीडियो दो स्टैंड बाय में काम में लेते हैं, मान लो एक में प्रॉब्लम है तो दूसरे में आप तुरंत शिफ्ट कर सके, जिसकी वजह से आपका सिस्टम हमेशा अवेलेबल बना रहे। इनिशियल कंडीशन में जब आया था तो अपन पैनल काम में लेते, तो पैनल सेम वैसे ही था जैसा आपका रिले इंटरलॉकिंग में था, उसमें कोई चेंज नहीं है। खाली वहां पर ये होता था, पैनल कमांड सीधा सीपीयू को नहीं देता था, उसके बीच में एक इंटरफेसिंग के लिए पैनल प्रोसेसर लगता है। वो पैनल प्रोसेसर पैनल को रीड करता है, यानी वहां से जो भी आप इनपुट देते हो वो पैनल प्रोसेसर के माध्यम से डेटा सीपीयू कार्ड को देता है। और उसके बाद जो उसको फील्ड से इनपुट मिले और पैनल से जो कमांड मिला है, और इसके अंदर जो प्री लोडेड आपने सॉफ्टवेयर डाल रखा है, प्रोग्रामिंग जो कर रखी है, उसके आधार पे वो उसको प्रोसेस करता है। और प्रोसेस करने के बाद फेवरेबल कंडीशन जब उसको मिलती है, तब ये आउटपुट के लिए आउटपुट कार्ड को कमांड देता है। जब आउटपुट कार्ड को कमांड मिलता है तो उस समय आउटपुट में जो भी रिले लगी है आपके रिले रेक में, उसको ऑपरेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअल में जो फील्ड से डेटा आ रहा है या फील्ड को जो जा रहा है वो डायरेक्टली फील्ड में नहीं जाता है, ना आता है। उसके लिए आपके रिले रूम में एक बफरिंग के लिए बोलते हैं, आइसोलेशन के लिए रिलेज लगी होती है। तो फील्ड से जो भी डेटा आएगा रिले रूम में लगी, पहले रिले ऑपरेट होगी और उसके फ्रंट कॉन्टेक्ट के माध्यम से डेटा इनपुट कार्ड हो जाएगा। सेम आपका आउटपुट कार्ड से रहेगा। आउटपुट कार्ड से जो डेटा बाहर जाएगा तो रिले रैक पे लगी रिले को ऑपरेट करेगा और उस रिले के फ्रंट कॉन्टेक्ट से आपको फील्ड को सप्लाई जाएगी। ये एक्चुअल में आपका इंडोर और आउटडोर को आइसोलेट करने का काम करती है, इसको गैल्वेनिक आइसोलेशन बोलते हैं। जिसकी वजह से क्या है कि अगर फील्ड में कहीं लाइटनिंग या सर्ज वोल्टेज है वो आकर के आपके सिस्टम को डैमेज ना कर दे, उससे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो यहाँ पर आपकी जो रिले रूम में जो रिले लगी है वो आपकी इंटरफेसिंग की रिले कहलाती है, जो आपके आउटडोर और इंडोर को आइसोलेट करने का काम। तो यहाँ पर ये जो रिले है, अब आपकी रिले की जो संख्या खाली फंक्शन के बराबर होगी, जितने फंक्शन उतनी रिले रहेगी। इंटरलॉकिंग की सारी रिले आपकी यहाँ पर 0 हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर नंबर ऑफ रिलेज की संख्या कम हो जाती है। ये इसका फीचर है। ठीक है, तो ये आपका यही का ब्लॉक डायग्राम हो गया, क्या होता है जिसके बारे में अपन ने यहाँ पे चर्चा की। तो यहाँ पर आपको एक यार्ड का डायग्राम दिखा है। तो यार्ड से जो भी आपके जो डेटा है, ये आपके पहले रिले रैक पर आता है, सिटी रैक के माध्यम से। आप रिले रूम में जाओगे तो वहाँ पे एक सिटी रैक रहेगा, सिटी रैक पे आपके सिग्नलिंग केबल टर्मिनेट होती है और वहां से वो डेटा आपके रिले के ऊपर जाके वायरिंग होता है। फिर वहां से रिले के माध्यम से वो सूचना किधर जाएगी, आपके ईआई रैक या एसएसआई रैक को जाती है। और
यहाँ पर आपका ऑपरेशन के लिए वीडियो या पैनल दे रखा है, यहाँ से वो कमांड आप दोगे तो वो पैनल लगा है तो पैनल प्रोसेसर के माध्यम से सीपीयू को जाएगा, और वीडियो लगा है तो वो डायरेक्ट जाएगा। जो भी सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन की जो सुविधा दे रखी है वहां पर, उसके माध्यम से, या इथरनेट कम्युनिकेशन है जो भी है, उसके माध्यम से क्या करेगा, वीडियो आपके सीधे सीपीयू के साथ प्रोसेस करेगा। अब यहाँ पर ये सीपीयू काम क्या करता है, जो अपन यही रैक बोलते हैं या प्रोसेसर बोलेंगे, यहाँ पर क्या किया, फील्ड का जो स्टेटस इसके पास पहले से स्टोर्ड है, और पैनल से या वीडियो से जो कमांड मिला है उसको रीड करने के बाद ये अपने अंदर जो प्री लोडेड सॉफ्टवेयर के हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करता है, और एग्जीक्यूट करने के बाद ये कमांड देता है वापस रिले रैक के ऊपर रिले, और रिले जब ऑपरेट होती है तो उसके कॉन्टेक्ट से सप्लाई चल के आपके सीटी रॉक के माध्यम से फील्ड को जाती है, और फील्ड में जो पर्टिकुलर कंडीशन जब अचीव होती है तो उसका वापस रीडबैक आपका यहाँ पर आता है रिले रैक पर, और उसके माध्यम से ये इनपुट कार्ड के माध्यम से आपके सीपीयू को बताता है, और सीपीयू वही स्टेटस आपके पैनल प्रोसेसर के माध्यम से पैनल को देगा, और डायरेक्टली वीडियो को देगा, जो वहां पर आपको रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे आप पैनल पे देखते होंगे कभी, जैसे पॉइंट को चलाने का कमांड भेजा तो गया, फिर वापस रीडबैक आया और उसका स्टेटस आपको बताए। ये सारी जो चीजें होती हैं तो ये आपका रहेगा। और ईआई के अंदर एक और फीचर है आपका, एक मेंटेनेंस पीसी होता है, उसको आप डायरेक्टली ईआई के साथ कनेक्ट कर सकते हो, और उसमें आवश्यक इंटरफेसिंग जो सॉफ्टवेयर डाला है उसके ऊपर आप यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज में डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये आपका एक जनरल ब्लॉक डायग्राम है ईआई का, तो यहाँ पर डिस्कस किया। अब इसके अंदर जो सर्किट डायग्राम होता है वो आपका सिंपल वैसे होता है जैसे आपने अभी रिले इंटरलॉकिंग में पढ़ा है, उसी को उठा करके अपन यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए पहले वहां पे बुलियन लॉजिक्स बनाए जाते हैं। कंप्यूटर एक्चुअल में क्या है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, तो उसके लिए वहां पर जो इक्वेशन बनती है उसको अपन बुलियन लॉजिक बोलते हैं, और वो बुलियन लॉजिक का जो प्रिंसिपल है वो एक्चुअल में आपकी जो एग्जिस्टिंग जो रिले इंटरलॉकिंग था उसी से उठाए। और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो सर्किट का जो रेफरेंस काम में लिया गया है वो मेटल टू कार्बन की प्रैक्टिस काम में ली गई है, मेटल टू मेटल प्रैक्टिस काम में नहीं ली गई है। ठीक है, तो कन्वेंशनल टाइप में आपने देखा होगा जो रिले इंटरलॉकिंग मेटल टू कार्बन है, वहां पर आप जो बटन पेज करते हो तो उसकी पहले एक बटन रिले होती है जीएनआर और यूएनआर, वो ऑपरेट होती है। उसके बाद उसकी कंसर्न जीएनसीआर यूएनसीआर आपकी डाउन होगी, और उसके बाद आपका रूट सेटिंग टाइप का है तो वहां पर आपका एनआरआर पिकअप होगा, और एनएनआर जो है बट जो नॉर्मल यार्ड को पुट करता है वो आपका ड्रॉप होगा, और उसके बाद आपकी डब्ल्यूएनआर या डब्ल्यूआरआर नॉर्मल या रिवर्स जो भी आपकी कंडीशन है वहां पर, उसके हिसाब से रिले पिकअप होती है और आपका पॉइंट ऑपरेट होता है। जब उसका इंडिकेशन आता है तो आपकी डब्ल्यू के आर सब हो जाएगी, उसके बाद आपका रूट चेक होगा तो यूसीआर अप, और उस समय आपकी ईएसआर डाउन और डब्ल्यूएलआर डाउन, और उसके बाद आपकी एचआर पिकअप होती है, और उसके दौरान आपके रूट में आप टीपीआर भी चेक करते हो। और जब ये एचआर पिकअप हो जाती है उस समय आपकी जो आरईसीआर जो जल रहा था वो डाउन हो जाएगा, तो आपका जो पैनल पे आरजी की इंडिकेशन रेड इंडिकेशन है वो बंद हो जाएगा, और उस समय जब एचआर पिकअप होगा एचईसीआर आपकी रीड मतलब जैसे वहां पर येलो एस्पेक्ट जलेगा तो आपकी रिले रूम में एचईसीआर पिकअप होगी, और पैनल के ऊपर आपको एक येलो एस्पेक्ट दिखाई देगा। तो ये नॉर्मली जो आपका कन्वेंशनल टाइप जो वायरिंग है वो सेम वही है। ईआई के अंदर क्या करता है एक्चुअल में, बेसिक चीज तो वही रखी है। यहाँ पर आपको जो डॉटेड लाइन जो दिख रहा है ये एक्चुअल में प्रोग्रामिंग के अंदर आप क्या करते हो, इसको बुलियन लॉजिक के द्वारा इसको प्रूव करते हो। चीज वहीं से स्टार्ट हुई। आप फिजिकली क्या करते हो, जीएन और यूएन पैनल पे बटन दबाते हो, पैनल प्रोसेसर इसको सॉफ्ट बटन में कन्वर्ट करके ईआई को बताता है, और जहां वीडियो लगा है वहां पर ये सीधा सॉफ्ट बटन के रूप में ही इसको बताता है। यानी जैसे आप कमांड देते हो तो अंदर क्या करता है, जीएन और यूएन की एक बिट होती है वो उसको रीड करती है, और बाकी इंटरनली सर्किट डायग्राम जैसा आपका मेटल टू कार्बन में चल रहा था वैसे ही चलता है। और जैसे यहाँ पर इंटरनली ये बिट, यानी यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, बिट के नाम से जानते हैं, रिले जैसे पिकअप होती है डब्ल्यू एन आर, तो वैसी ही रिले आपके रिले रेक पे वापस पिकअप होती है, जिसको अपन डब्ल्यू और डब्ल्यू बोलते हैं। और उसके बाद आपका इंडिकेशन आता है, जैसे ही इंडिकेशन मिलता है तो आपके अंदर भी बिट डब्ल्यू के आर पिकअप होगी, और उसके बाद इंटरनल सर्किट, यानी ये जो इंटरलॉकिंग का जो पहले था, बाहर आपने रिले इंटरलॉकिंग में रिले बना करके चेक करी थी, अब ये सारी रिले हट गई वहां पर, और आपने ये प्रोग्रामिंग बना के, और प्रोग्रामिंग के लिए आप क्या करते हो, इसका जो सर्किट डायग्राम इसको आप बुलियन लॉजिक के रूप में लिखते हो, और बुलियन लॉजिक कैसे लिखेंगे वो अपन बाद में बात करेंगे लास्ट। अभी यहाँ पर है कि उसकी एक बुलियन इक्वेशन बनती है जिसके अंदर अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं इसके सर्किट डायग्राम को। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी रिले कौन सी बची, देखो ये बाहर वाली जो आपको रेड कलर की तो बॉक्स दिख रहा है, खाली यही रिले बची है। इससे क्या हुआ, आपकी नंबर ऑफ रिलेज यहाँ पे बढ़ जाती है, ये आपका ये का सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो ये का जो एडवांटेज है वो सबसे बड़ा ये है कि एक्चुअल में नंबर ऑफ रिलेज की संख्या कम है तो कम स्पेस में इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। नंबर ऑफ रिलेज कम है तो वायरिंग कम होगी, ट्राई शोल्डर और
कनेक्टर के लूज या कॉन्टेक्ट हाई रेजिस्टेंस की वजह से जो फेलियर्स आते हैं वो यहाँ पर कम आते हैं। स्पेस कम कवर करता है, कम पावर सप्लाई की जरूरत होती है, कम स्टाफ की जरूरत होती है इसके अंदर। दूसरा, इसके अंदर इंटरलॉकिंग की सर्किट के लिए अपन क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं सर्किट, तो उसकी एक बुलियन इक्वेशन लिखी जाती है और उसको फैक्ट्री लेवल पे टेस्ट किया जा सकता है। तो इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज ये है कि आपका अगर कोई नया स्टेशन इंस्टॉल करना हो तो इसका जो सर्किट डायग्राम है उसको फैक्ट्री लेवल पे पहले ही टेस्ट किया जा सकता है सिमुलेशन के द्वारा। तो साइट पर इसका जो एनआई पीरियड होता है जब अपन इसको इंस्टॉल करते हैं तो वो टाइम कम लगता है। दूसरा, इसमें फ्यूचर में अगर अल्ट्रेशन करना हो तो वो भी आसान है, प्रोग्राम में अंदर कर लिया जाता है, टेस्ट होकर आता है, साइट पर खाली आउटसाइड की वायरिंग करके इसको तुरंत इंस्टॉल कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपका जो एनआई में जो पहले पीरियड टाइम लगता था आपका रिले इंटरलॉकिंग में, उसके कंपेरिजन में यहाँ पर बहुत कम होता है। जैसे पहले दिनों में लगता था, अब यहाँ पे कुछ घंटों में अपन अल्ट्रेशन कर सकते हैं, ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। फिर आपका रिले इंटरलॉकिंग में क्या है, आपके काउंटर जो होते हैं वो मैकेनिकल काउंटर होते हैं, उसमें स्लगिश के ऑपरेशन की संभावना रहती है या तो कम या ज्यादा चलने की। लेकिन यहाँ पर आपके टाइमर इलेक्ट्रॉनिकली डिजाइन किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है उसका जो ऑपरेशन टाइम है उसके वेरिएशन की यहाँ पर संभावना नहीं रहती। दूसरा कि जो रिले इंटरलॉकिंग में ड्रॉबैक आता है स्लो टू रिलीज या स्लो टू पिकअप का जो सर्किट बनाते हैं, जो आपके आरसी कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आरएलसी का जो सर्किट बनता है, इसकी वजह से क्या उसके डिटेरिएट होने की वजह से वो टाइमर चेंज होने की संभावना रहती है। यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, स्लो टू रिलीज या स्लो टू पिकअप की जो टाइम है वो एक प्रोग्राम बना करके उसको डिफाइन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पर फिक्स बना रहता है, चेंज की यहाँ पर संभावना नहीं रहती। दूसरा आपका यही का है, ये फीचर है कि इसका इनबिल्ट डेटा लॉग है, जितनी भी इसकी इंटरनल रिलीज है उसका ये स्टेटस बिट के रूप में अपने पास जो है स्टोर करके रखता है, और उस डेटा को आप मैन मशीन इंटरफेसिंग टूल्स के माध्यम से, या आपके पास अगर मेंटेनेंस का पीसी है तो उस मेंटेनेंस पीसी में अगर यूजर इंटरफेसिंग सॉफ्टवेयर अगर आवश्यक डला हुआ है तो उसकी मदद से आप यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज में डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं और डायग्नोस कर सकते हैं कि संभावित कारण क्या है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर फेलियर को अटेंड करने में टाइम कम लगता है। इसका मेंटेनेंस आसान है। दूसरा, इसका जो डिजाइन है वो आपका मॉड्यूलर डिजाइन है, और अवेलेबिलिटी के नाम पे ये सिस्टम हॉट स्टैंड बाई और वार्म स्टैंड बाई के नाम से आता है, जिसकी वजह से क्या है कि आपका जो डाउन टाइम इसमें आता है वो कम आता है। जैसे रिले इंटरलॉकिंग में अगर कोई फेलियर या कोई ट्रबल आया तो जब तक आप उसको अटेंड नहीं करते हो तब तक वो आपका फेलियर उस पर्टिकुलर टाइम में बना रहता है। यही के अंदर क्या है, आप चेंज ओवर करते हो, अगर इंटरनल साइड का कुछ आता है मोमेंटरीली या किसी वजह से, अगर कॉन्टेक्ट की वजह से आप किसी समय के लिए आया तो चेंज ओवर करके आप उसको रिस्टोर जल्दी से कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसका जो डाउन टाइम आता है वो यहाँ पर कम आता है। तो ये आपका एडवांटेज रहेगा यही का। तो यहाँ पर आपके फ्यूज नंबर ऑफ सर्किट कम हो जाते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्यूज की संख्या भी कम हो जाएगी, और आउटसाइड से इंटरफेरेंस की भी संभावना कम है, क्योंकि बाहर कोई रिले है ही नहीं तो आप किसको मैनुअली पिकअप कराओगे, तो उसकी भी संभावना यहाँ पे कम हो जाती है। रॉन्ग वायरिंग की यहाँ पर संभावना कम हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ वायरिंग कम है तो वहां पे गलती होने की संभावना कम रहती है। कम मैन पावर की जरूरत पड़ती है यहाँ पर, और सिस्टम जो है मॉड्यूलर डिजाइन का है, रिप्लेस करना इसका आसान है, यानी कार्ड को निकालना डालना आसान है। जब भी रिप्लेस करना हो फेलियर या ट्रबल के दौरान तो इसको आप आसानी से बदल सकते हैं। दूसरा इसका एक फायदा ये है, आप इसमें डिस्ट्रीब्यूटर टाइप पैनल या ओसी लगा करके आप फील्ड के गियर को वहां पर अलग से प्रोसेसर लगा के कंट्रोल कर सकते हो, जिसकी वजह से सेंट्रल लोकेशन पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसका आप ओएफसी पे शिफ्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका जो फील्ड में कॉपर कंडक्टर जो जा रहा है जिसका वहां पे क्या था, लो इंसुलेशन की वजह से वहां पे ट्रबल की संभावना ज्यादा रहती थी, और दूसरा वो मेंटेनेंस ज्यादा मांगता है, उसको अपन यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है ईआई का। यानी ईआई के अंदर जो फील्ड में आपके जो भी गियर ऑपरेट करना है तो उसके लिए या तो ऑब्जेक्ट कंट्रोलर या डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप पैनल सेपरेट केबिन पे बना करके आप फील्ड के गियर को वहां पे मॉनिटर कर सकते हैं, जिससे क्या केबिन या जो भी आपने ओसी लगाया उसका जो सेंट्रल रिले रूम आपका जो भी है जहां पर आप कमांड भेज दो वहां पर वो आप ओएफसी से कनेक्टिविटी दे सकते हो। तो उससे फायदा ये होता है आपका कॉपर जो कंडक्टर है मेन कंडक्टर वो यहाँ पर रिड्यूस्ड हो जाता है, और नंबर ऑफ कंडक्टर जब कॉपर का रिड्यूस्ड होता है तो उसका सबसे बड़ा फायदा है एक तो उसका मेंटेनेंस घट जाता है या जीरो हो जाता है, और उसके लो इंसुलेशन की वजह से जो ट्रबल या फेलियर आता है वो यहाँ पे रिड्यूस्ड हो जाता है। और तीसरा, वहां पे चोरी की संभावना कम होती है, क्योंकि ओएफसी है तो ओएफसी को कोई चोरी करके ले जाएगा नहीं, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या रिंग टोपोलॉजी पे इसका जो डिजाइन होता है ओएफसी का कम्युनिकेशन का वो रिंग टोपोलॉजी पे वर्क करता है, जिसमें ये भी एडवांटेज है। अगर मान लो एक अगर डैमेज भी हो जाए तो दूसरे पाथ हमेशा अवेलेबल रहता है,
जिससे क्या है, इसका जो अवेलेबल पीरियड है वो आपका ज्यादा आता है। जबकि कॉपर कंडक्टर आप यूज करते हो तो केबल अगर कट गया, डैमेज हो गया, तो जब तक आप उसको रिस्टोर नहीं करोगे तब तक आपका सिस्टम रिस्टोर नहीं होता है। तो वहां पर आपका जो है जो अवेलेबिलिटी है वो बैडली इफेक्ट होती है। दूसरा आपका यहाँ पर रिमोट ऑपरेशन पॉसिबल है, यानी केव सिग्नलिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आराम से डिजाइन किया जा सकता है, यानी यहाँ पे सेंट्रलाइज ऑपरेशन यही की मदद से आसानी से इंप्लीमेंट की जा सकती है। ठीक है, तो ये आपकी यही के एडवांटेज हो गए। तो यहाँ पर अपन ने डिस्कस किया था जनरल यही के बारे में, यही होता क्या है। अब आपका जो यही का जो सिस्टम आता है उसमें दो तीन टर्म्स आती है। एक तो आता है सिस्टम रिडंडेंट होना चाहिए, यानी सर्किट जो आपने डिजाइन किया वो सिर्फ फीचर पे काम करना चाहिए। रिले सर्किट जब अपन इलेक्ट्रिकल सर्किट डिजाइन करते हैं तो उसका सर्किट इस तरह से डिजाइन करते हैं कि अगर फेलियर भी हो तो आपका सेफ साइड हो। ठीक है, यानी अगर कैसे फ्यूज ब्लॉन ऑफ हो गया तो अपन वहां पे सर्किट कलर लाइट सिग्नलिंग क्या करते हैं, कैस्केडिंग अरेंजमेंट बनाते हैं। अगर मान लो रेड एस्पेक्ट भी ब्लैंक हो गया, फ्यूज हो गया, तो अपन वहां क्या करते हैं, रेड लैम्प प्रोटेक्शन देते हैं। फिर आपके रिले सर्किट के अंदर भी क्या, जब तक फेवरेबल कंडीशन ना हो और कोई मान लो जबरदस्ती कोई फॉल्स स्पीड देके उसको पिकअप कराने की कोशिश करे, तो अपन वहां पे क्या करते हैं, क्रॉस प्रोटेक्शन के द्वारा एक्टिवेट करते हैं। दूसरा, फील्ड से जो भी वायरिंग आ रही है तो उसको अपन डबल कटिंग के द्वारा सेफ्टी इंश्योर करते हैं। ठीक है, तो एआई के अंदर क्या होता है कि आपका माइक्रो प्रोसेसर है, आपने प्रोग्राम बना दिया, उसने जो आउटपुट दिया वो बराबर है कि नहीं उसको चेक कैसे करो। उसके लिए यहाँ पर जो टर्म की काम ली जाती है, जैसे मैंने आपको एक्सेल काउंटर पढ़ाते समय बताया था, या यूएफएसबी के लिए भी एग्जांपल दिया था कि इसके द्वारा जो प्रोसेसिंग हो रही है वो रिलायबल है कि नहीं। तो उसके लिए यहाँ पर दो तरह की प्रैक्टिस काम में ली जाती है। एक आपका आता है सॉफ्टवेयर रिडंडेंट सिस्टम, एक आता है आपका हार्डवेयर रिडंडेंट सिस्टम। सॉफ्टवेयर रिडंडेंट सिस्टम में क्या होता है, आपका एक ही हार्डवेयर होता है, यानी प्रोसेसर एक रहेगा। फील्ड से जो इंफॉर्मेशन आती है वो इनपुट कार्ड के माध्यम से सीपीयू कार्ड को जाती है, और उस सीपीयू कार्ड के अंदर या तो आपके दो अलग अलग सॉफ्टवेयर या सेम दो सॉफ्टवेयर पैरेलल में रन करवा करके वहां पे उसकी रिलायबिलिटी को इंश्योर करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया सॉफ्टवेयर रिडंडेंट सिस्टम। दूसरा आपका आता है हार्डवेयर रिडंडेंट सिस्टम। हार्डवेयर रिडंडेंट में क्या होता है, आपकी फील्ड की जो इन्फॉर्मेशन आती है वो आपके अलग अलग हार्डवेयर को दी जाती है, यानी वहां पर एक से ज्यादा हार्डवेयर काम में ली जाते हैं। तो वहां पर आपके अलग अलग सीपीयू होंगे, तो जो फील्ड की इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आप अलग अलग सीपीयू को दोगे, और वो दोनों अलग अलग सीपीयू सेपरेट प्रोसेस करेंगे। और उसके बाद वहां पर हार्डवेयर रिडंडेंट सिस्टम में दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक आपका 2 आउट ऑफ 2 के सिद्धांत पे काम करता है, एक 2 आउट ऑफ 3 के सिद्धांत पे काम करता है। जो 2 आउट ऑफ 2 के सिद्धांत पे काम करेगा तो उसके अंदर जब दोनों की प्रोसेसिंग के द्वारा जो वाइटल आउटपुट जो जारी हो रहा है, अगर वो इक्वल डेटा है तो ही वाइटल इंफॉर्मेशन बाहर जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। और 2 आउट ऑफ 3 में क्या होता है, वोटिंग के आधार पर काम करता है। अगर तीन में से किन्हीं दो ने अगर इक्वल आउटपुट दिया है प्रोसेसिंग के बाद में, तो आपका मेन जो है लॉजिक वहां पर ऑपरेट होगा। तो आपकी जो यही है वो दोनों मोड में आती है, सॉफ्टवेयर रिडंडेंट मोड में भी आती है और हार्डवेयर रिडंडेंट मोड में भी। अभी वर्तमान में जो अपने यहाँ पे काम में ली गई है उसमें सॉफ्टवेयर रिडंडेंसी काम में ली गई। अब यहाँ पर दूसरा एक कॉन्सेप्ट आता है अवेलेबिलिटी, यानी सिस्टम आपका अवेलेबल बनाना रहना चाहिए। अब आपने मान लो एक सीपीयू लगाया है और वो बंद हो गया, तो आपका क्या है, पूरा यार्ड बंद हो गया, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपना क्या सारा कर रखा है, प्रोग्राम बना के अंदर डाल रखा है। पावर सप्लाई बंद, सीपीयू बंद, सब कुछ बंद। कि रिले इंटरलॉकिंग में क्या होता है, आपका अगर मान लो पर्टिकुलर एक रिले खराब होती है, दो रिले खराब होती है, जब तक आप पूरी उसमें आग नहीं लगा दोगे तब तक यार्ड पूरा बंद नहीं होता, कुछ ना कुछ पोर्शन वहां पे चलता है। रिले के अंदर ड्रॉबैक है, अगर मान लो आपका सीपीयू बंद हो गया किसी वजह से, पूरा यार्ड आपका ब्लैंक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सिस्टम को हमेशा अवेलेबल बना रहे उसके लिए तीन तरह की टोपोलॉजी काम में लेते हैं। एक आपका आता है कोल्ड स्टैंड बाई, एक आपका आता है वार्म स्टैंड बाई, एक आपका आता है हॉट स्टैंड बाई। तो यही के अंदर जो काम में लेते हैं उसमें वार्म स्टैंड बाई और हॉट स्टैंड बाई काम में लेते हैं, कोल्ड स्टैंड बाई काम में नहीं लेते। कोल्ड स्टैंड बाई में क्या होता है, आपके सारे पार्ट इस पर अलग से पड़े हो, अगर मान लो एक बंद हो गया तो उसको वहां पर क्या करना पड़ता है, लगा करके पूरी वायरिंग करनी होती है, तो वहां पर टाइम ज्यादा लगता है। तो कोल्ड स्टैंड बाई कॉन्सेप्ट इसमें काम में नहीं लेते हैं। यहाँ पर दो ही कॉन्सेप्ट काम में लेंगे, एक आपका वार्म स्टैंड बाई रहेगा, एक आपका हॉट स्टैंड बाई होता है। वार्म स्टैंड बाई में क्या होता है, आपके दो हार्डवेयर अलग अलग लगे होते हैं, एक आपका सिस्टम ए के नाम से जाना जाता है, दूसरा आपका सिस्टम बी के नाम से जानते हैं। और उन दोनों में से एक सिस्टम आपका वर्किंग में रहता है, और अगर मान लो किसी वजह से उसमें इंटरप्शन आता है तो उसमें आउटसाइड में एक चेंज और असेंबली लगी होती है,
वो चेंज ओवर असेंबली ऑटोमेटिकली दूसरे सिस्टम को ऑन करती है। तो यहाँ पर आपका जो ऑन पीरियड होता है उसमें कुछ समय का पीरियड जो आता है वो ब्लैंक पीरियड आता है, जिसकी वजह से पैनल आपका पूरा ब्लैंक होता है, और कुछ समय बाद जब दूसरा सिस्टम ऑन होता है फील्ड को पूरा चेक करता है और फेवरेबल कंडीशन जब मिलते हैं तो वो वापस पूरे यार्ड को टेक ओवर कर लेता है। तो यहाँ पर आपका टाइम डिले के बाद सिस्टम वापस आपका रिस्टोर हो जाता है। तो इसको अपन बोलते हैं वार्म स्टैंड बाई कॉन्सेप्ट। तो यही में कुछ जो यही आती है आपके इनिशियल में जब लगाई गई थी वो वार्म स्टैंड बाई मोड में काम करती थी। तो उसमें क्या होता है, एक सिस्टम आपका ऑनलाइन रहता है, दूसरा आपका बंद रहता है। और मान लो ऑनलाइन सिस्टम में किसी प्रकार का इंटरप्शन आता है तो वो क्या करता है, जब शटडाउन होता है तो उसके अंदर एक ऑटोमेटिकली बिट जनरेट होती है, वो आपकी चेंज ओवर असेंबली को कमांड देती है और वो असेंबली दूसरे सिस्टम को ऑटोमेटिकली ऑन कर देती है। वहां पे मैनुअल ऑन करने की जरूरत नहीं होती है। तो वहां पर आपका सिस्टम क्या था, कुछ टाइम डिले के बाद खुद ही रिस्टोर हो जाता है। इस तरह का जो सिस्टम है उसको अपन बोलते हैं वार्म स्टैंड। हॉट स्टैंड बाय में क्या होता है, आपके दोनों सिस्टम ए और बी दोनों चालू रहते हैं। यार्ड से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो सिस्टम ए और बी दोनों को जाती है, दोनों प्रोसेस करते हैं, लेकिन एक समय में एक सिस्टम का ही आउटपुट बाहर जाता है, उसको अपन ऑनलाइन बोलते हैं। दूसरा आपका स्लीप मोड में रहता है। अगर ऑनलाइन में किसी प्रकार का इंटरप्शन आता है उस समय दूसरा तुरंत उसकी जगह को ले लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, आपका ब्लैंक आउट पीरियड जो है वो 0 आता है, यानी आपके पैनल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अभी लेटेस्ट में जो यही लगाई जा रही है वो सारी आपकी हॉट स्टैंड बाय मोड में काम करती है। अब यहाँ पर एक रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन ये है कि जो लाइटनिंग फोन वाले इलाके हैं वहां पर आपको हॉट स्टैंड बाय काम में नहीं लेना, वहां पे वार्म स्टैंड बाय मोड ही काम में लेना। उसके पीछे रीजन क्या है, अगर लाइटनिंग हुई तो दोनों सिस्टम ऑन है, तो अगर एक खराब हो तो दूसरा भी उसके साथ खराब हो जाएगा, तो पूरा स्टेशन आपका ब्लैंक आउट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो, उसके लिए वहां पे क्या किया जाता है, वार्म स्टैंड बाय मोड में काम में लेते हैं। अगर कुछ आउटसाइड इंटरफेरेंस आता है तो आपका सिस्टम एक ही खराब होगा, दूसरा आपका प्रोटेक्ट रहेगा, तो उसको आप जल्दी रिस्टोर कर सकते हैं। तो जहां पर लाइटनिंग फोन वाले जो इलाके हैं वहां पर अपन वार्म स्टैंड बाय मोड काम में लेते हैं, बाकी जगह जो रहेगा अपन हॉट स्टैंड बाय मोड काम में लेते हैं। फिर आपका तीसरा इसमें टर्म आता है मेंटेनेबल सिस्टम, यानी सिस्टम ऐसा होना चाहिए। एक्चुअली में इसमें के 4 टर्म मैंने बताई थी आपका, ये यही के अंदर इसको रेम्स के नाम से जानते हैं। RAMS। तो रिलायबिलिटी का मैंने बता दिया, रिडंडेंसी, उसके लिए अपन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दो तरह की रिडंडेंसी आती है। अभी अपने पास जो एट प्रेजेंट जो यही लगी है वो सॉफ्टवेयर रिडंडेंट है सारी। दूसरा आपका सिस्टम अवेलेबल रहना चाहिए, तो अवेलेबल के लिए मैंने बताया था हॉट स्टैंड बाय और वार्म स्टैंड बाय। और तीसरा इसमें आता है मेंटेनेबल सिस्टम, यानी आपका सर्किट जो डिजाइन है इक्विपमेंट का वो इस तरह से डिजाइन होना चाहिए कि उसको आसानी से मेंटेन किया जा सकते। तो अपने ये का जो ब्लॉक डायग्राम सॉरी पार्ट जो आते हैं वो मॉड्यूलर डिजाइन है, यानी उसको आसानी से उसको इंस्टॉल या मेंटेन किया जा सकता है। फिर आपका जो है सिक्योरिटी, तो इसमें सेल्फ डायग्नोसिस फीचर है और उसमें फायदा ये है तो कोई भी आउटसाइड अगर इंटरफेरेंस आता है तो ये फेल सेफ मोड में काम करते हुए खुद को सेफ मोड में ले जाते हुए शट डाउन कर लेता है। तो रैम्स इसमें टर्म्स काम में ली गई है। और उसके लिए ये सेफ्टी के लिए जो वर्ल्ड क्लास का जो स्टैंडर्ड है SIL बोलते हैं, यूरोपियन स्टैंडर्ड है, उसमें सिल 4 को ये मेंटेन करता है। यानी उसमें क्या होता है, 1 मिलियन में कुछ एक घटना होगी जिसमें वो अनसेफ कंडीशन में जाने की संभावना रहती है, जो बहुत माइनर होती है। तो इसको बोलते हैं SIL स्टैंडर्ड 4। ये आपका ERTS एक यूरोपियन रेल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, उसके द्वारा ये सेफ्टी मानक के लेवल डिसाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो ये डिजाइन की जाती है वो आपके सिल 4 लेवल पे डिजाइन की जाती है, SIL बोलते हैं इसको, सिल 4 लेवल पे डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये अपन ने जनरल EI के बारे में बात किया था। अब EI के अंदर दो चीजें और रह गई थी आपकी, ये मैंने दो टर्म्स बता दी। इसके बाद आता है इसमें सॉफ्टवेयर। हाँ बोलो, किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? आवाज आ रही, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? आवाज आ रही, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? सर ये मेंटेनेंस वाला है सर, फिर से बता दीजिए जो था कैसे मेंटेनेंस मतलब आपका सिस्टम मेंटेनेबल होना चाहिए, यानी इसकी जो डिजाइन है वो इस तरह से की जाती है, मॉड्यूलर डिजाइन बोलते हैं कि कार्ड इस तरह से होता है कि आप इसको आसानी से प्लग इन प्लग आउट कर सकते हैं।
यानी कॉम्प्लिकेटेड वायरिंग आपको नहीं करनी पड़ती है। कभी भी अगर आपका इंटरनल कोई प्रॉब्लम आता है, जैसे आप लोग आईपीएस देखते होंगे तो वहां पर आपके जो मॉड्यूलर डिजाइन नहीं, आईपीएस का भी मॉड्यूलर डिजाइन बोलता है, तो वो हॉट स्टैंडर्ड मोड में काम करता है। अगर मान लो आपका एक डीसी डीसी कन्वर्टर खराब होता है तो आप उसको निकाल करके दूसरे को से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपका बगैर जो वर्किंग है इफेक्ट की आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मेंटेनेबल होना, इजी मेंटेनेबल। ठीक है ना। तो यही भी है आपका जो जो डिजाइन है वो मॉड्यूलर डिजाइन है, यानी इस पे कार्ड को रिप्लेस करना या कोई भी सर्किट को चेंज करना आसान है। ठीक है, तो हमने जो जनरल आइडिया बात करा यही क्या होती है, तो यही की डेफिनेशन के बारे में अपन ने बात की। फिर आपको मैंने यही के एडवांटेज बताए। अब यही में कुछ टर्म्स काम में ली जाती है, तो उसमें ये सब आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म्स है। आप लोग सभी इंजीनियरिंग करके आए हैं तो आप लोगों को सबको आइडिया है इसके बारे में मेरे से ज्यादा। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपका यही का मेन ब्रेन होता है, यानी सारी प्रोसेसिंग या जो फिर से फीचर सुनिश्चित करना या जो भी कमांड होता है वो सारा कंट्रोल आपका सीपीयू करता है। इसके साथ सीपीयू के साथ दो चीजें और जुड़ती है, रैम और रोम। मैंने आपको बताया था कहीं पे भी सीपीयू वर्ड अगर आता है, चाहे एक्सेल काउंटर हो, चाहे यूएफएसबी हो, चाहे आपका यही हो, कहीं पे भी अगर आता है तो सीपीयू के साथ दो वर्ड और जुड़ती है, रोम और रैम। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट माइक्रो प्रोसेसर की आपकी मशीन है, उस मशीन को चलाने के लिए कमांड की जरूरत पड़ेगी। वो कमांड अपन एक प्रोग्राम के द्वारा डिसाइड करता है, तो वो जो प्रोग्राम बनाते हैं उसको अपन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, और वो सॉफ्टवेयर अपन रोम में इंस्टॉल करते हैं, जिसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, ROM, रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर ये परमानेंट मेमोरी होती है आपकी, या इसको सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में। तो आपके इस कंप्यूटर या सीपीयू को चलाने के लिए जो प्रोग्राम है, जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इस सेट को ऑपरेट होने के लिए, वो आपके रोम में स्टोर होते हैं। तो यहाँ पर आपके इस रोम में जो सॉफ्टवेयर रहेंगे वो दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक आपका कहलाता है एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर, एक आपका कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और तीसरा एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको अपन डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये आपके एक्चुअल में मेंटेनेंस पीसी के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। तो यही के अंदर तीन तरह के सॉफ्टवेयर काम में लेते हैं। एक आपका एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर आता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है, एक आपका डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर आता है। जिसमें एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके जो मेन सिस्टम है, आपका जो मेन सीपीयू है, प्रोसेसर है, जिसके अंदर आप इंटरलॉकिंग की सारी सॉफ्टवेयर चेक करते हो, उसके अंदर इंस्टॉल किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो इंस्टॉल करेंगे ये अपन करेंगे रोम में। अब यहाँ पर रोम भी आप लोग पढ़ के आएंगे, तीन चार तरह की आती है। एक को बोलते हैं प्रोम, ई प्रोम, ई प्रोम। ये खाली एक्चुअल में टर्म्स है और कुछ भी नहीं है। प्रोम का मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम का मतलब है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ई प्रोम का मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम। मतलब इसको साइड पर आप रीप्रोग्राम कर सकते हो, रोम के अंदर नहीं कर सकते। प्रोग्राम है मतलब एक बार प्रोग्राम होकर इंस्टॉल करके उसको वापस रीराइट नहीं कर सकते। ई प्रोम है मतलब इरेज करके वापस कर सकते हो। ठीक है, तो ये टर्म्स है और कुछ नहीं है। और दूसरा आपकी होती है रैम, इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, आपकी वाइटल मेमोरी होती है। तो आपके यही में ये रैम दो तरह की होती है, एक आपकी बूटिंग के लिए काम आती है और दूसरा आपके इवेंट्स को स्टोर करने के लिए काम आती है। और ये इवेंट्स जो होते हैं इसका यूज अपन डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए करते हैं। ठीक है, फिर आपका एक यहाँ पर टर्म्स यूज आती है ऑब्जेक्ट कंट्रोलर, ओसी। तो ऑब्जेक्ट कंट्रोलर में क्या होता है, अपन कॉपर कंडक्टर की सेविंग करने के लिए फील्ड के जो भी फंक्शन है उसको दोनों एंड पर एक अलग से वहीं पर स्लेव के रूप में एक माइक्रो कंट्रोलर लगाते हैं। और वो माइक्रो कंट्रोलर फील्ड के जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करता है और वहां की इंफॉर्मेशन सेंट्रल प्लेस पे रखे माइक्रो प्रोसेसर को देता है या सेंट्रल यूनिट को देता है, जो आपका मेन मास्टर प्रोसेसर होता है। एक्चुअल में जो ओसी जो होता है उसके अंदर जो आपका प्रोसेसर होता है वो आपका स्लेव मोड में होता है, यानी वो आपकी मेन लॉजिक डेवलप नहीं करता। उसका काम खाली होता है इनपुट कलेक्ट करना, सेंट्रल यूनिट को भेजना, और सेंट्रल यूनिट से जो कमांड मिलता है उसके हिसाब से फील्ड की गियर को ऑपरेट करना। यानी वो अपना दिमाग नहीं लगाता, खाली वो मीडिएटर का काम करता है। उसको अपन बोलते हैं ओसी, ऑब्जेक्ट कंट्रोलर। ऑब्जेक्ट कंट्रोलर, या इसको अपन दूसरी भाषा में डिस्ट्रीब्यूटेड पैनल भी बोल सकते हैं। कहीं कहीं पे केबिन होती है वहां पर अपन डिस्ट्रीब्यूटेड पैनल लगा सकते हैं। तो वहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड पैनल, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटेड माइक्रो कंट्रोलर लगा सकते हैं। तो उस माइक्रो कंट्रोलर का काम होता है फील्ड के गियर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और वो इंफॉर्मेशन सेंट्रल प्लेस पे भेजना। और सेंट्रल प्लेस पे जो प्रोसेसर रहता है वो आपका मेन जो होता है मास्टर प्रोसेसर कहलाएगा या सेंट्रल इंटरलॉकिंग यूनिट कहलाती है, जो वाइटल प्रोसेसिंग करती है और उस स्टेशन यार्ड की एसआईपी के अनुसार
वहां के मेन डिसीजन वो लेती है और आपको बताती है कि क्या करना है। ठीक है, तो वहां से जैसी कमांड आता है तो ये ओसी या जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसर जो है या जो यही लगे हैं वो वहां से फील्ड को कमांड देते हैं और उसके स्टेटस को वापस सेंट्रल लोकेशन पे भेजते हैं। तो ओसी या डिस्ट्रीब्यूटेड पैनल या जो बनाने से फायदा क्या होता है कि आपका जो मेन कंडक्टर या जो मेन केबल जो रन हो रहा है यार्ड में वो यहाँ पर सेविंग हो जाती है, जिससे क्या है आपका केबल का जो मेंटेनेंस है वो यहाँ पर रिड्यूस्ड होता है। दूसरा आपका सिस्टम की अवेलेबिलिटी बढ़ती है। तो अगर कॉपर कंडक्टर लगाओगे किसी वजह से अगर आपका कॉपर डैमेज होता है, कट जाता है, तो आपका सिस्टम क्या होता है तुरंत रिस्टोर या अवेलेबल नहीं हो पाता जब तक आप उसको रिस्टोर नहीं करते हो। जबकि ओएफसी के अंदर क्या होता है रिंग टोपोलॉजी पे उसका डिजाइन किया जाता है, तो अगर एक तरफ का केबल कट भी जाता है तो दूसरे पार्ट पे सिस्टम आपका चलता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर अवेलेबिलिटी जो है वो आपकी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ टर्म्स थी नॉर्मल जो यही के अंदर यूज की जाती है। इसके बाद मैं आपको यहाँ बता रहा था इसमें सॉफ्टवेयर जो काम में लिए जाते हैं, ये में 3 तरह के सॉफ्टवेयर काम आते हैं। एक को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर, एक को बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक आपका होता है डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। जिसमें एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आपके मेन प्रोसेसर के अंदर डाले जाते हैं। तो आपका जो रोम रहेगा उसके अंदर इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पर रोम की 2 कैटेगरी बनाई जाती है, एक को बोलते हैं सिस्टम रोम, एक को बोलते हैं डेटा रोम। अब ये ई प्रोम प्रोम या ई प्रोम हो सकता है स्पेसिफिक मेक वाइज। आपको खाली यह ध्यान देना एक सिस्टम के नाम से रहेगी, एक डेटा के नाम से रहेगी। जो सिस्टम रोम होती है उसके अंदर अपन एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं और जो डेटा ई प्रोम होती है या डेटा रोम जो होती है या डेटा प्रोम होती है उसके अंदर अपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में जो डिफरेंस है वो सिंपल सा इतना सा डिफरेंस है जैसा आपके कंप्यूटर के अंदर आपका विंडो है और दूसरा आपका ऑफिस है। सिंपल भाषा में समझे, ऑफिस और विंडो। विंडो क्या काम करता है आपके इस पूरे कंप्यूटर के अंदर जितने भी हार्डवेयर और पोर्ट लगे हैं उनको डिटेक्ट करना, उसके फंक्शन को चेक करना और अंदर जो भी प्रोग्राम है उसको मॉनिटर करना और फील्ड से फीचर को सुनिश्चित करना और दूसरे किसी हार्डवेयर के साथ अगर कम्युनिकेट कर रहा है तो उसके कम्युनिकेशन को कंट्रोल करना। और ये जो सारा काम है वो सब आपका विंडो करता है। उसके बाद आपके विंडो डालने के बाद आप अगर चाहते हो मेरे को वर्ड की फाइल देखनी है, एक्सेल फाइल खोलनी है, जेपीजी या कुछ भी खोलना है तो आपको अलग से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो ऑफिस ये सारे काम करता है। तो सेम आपका यहाँ पे रहेगा, आपके यही के अंदर जो एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर होता है तो मेन फील्ड से फीचर है या उस प्रोसेसर के द्वारा जितने भी हार्डवेयर कनेक्टेड है उसके साथ, यानी आपके इनपुट कार्ड, आउटपुट कार्ड या वीडियो या जो भी हार्डवेयर वहां पे कनेक्टेड है उनके साथ कैसे कम्युनिकेशन करेगा, कहाँ से डेटा आएगा, कहाँ जाएगा, किस स्पीड से आएगा। और दूसरा फेल से फीचर यानी सिस्टम को तुरंत चेक करते रहना, जो भी फंक्शन कमांड हो रहा बाहर गया तो उसके लिए जो भी आपने एप्लीकेशन लॉजिक में जो शर्तें दे रखी वो फेवरेबल है कि नहीं है उनको चेक करना, यानी फेल से फीचर को सुनिश्चित करना। ये जो सारा काम होता है वो आपका एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर करता है। ये आपका मेन सॉफ्टवेयर होता है एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर, जो आपके सीपीयू को बताता है कहाँ से इनपुट आएगा, कहाँ आउटपुट जाएगा, किस स्पीड से किस हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन करेगा और इवेंट्स अगर कोई जनरेट होती है या कोई भी इस तरह के डेटा है उसको कहां पर स्टोर करना। ये जो सारा कमांड है वो आपके एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। अब उसके बाद आपका होता है स्टेशन स्पेसिफिक डेटा, यानी आपका जो स्टेशन है उसके ऊपर आपको पॉइंट चलाना है, सिग्नल देना है। तो वो एक्चुअल में आपकी जो स्टेशन का जो एसआईपी बनाया जाता है उसके ऊपर आपका स्टेशन यार्ड बनता है पहले, उसके ऊपर आप एसआईपी बनाते हो और उस एसआईपी के अंदर अपनी जो इंटरलॉकिंग की जो आवश्यक शर्तें हैं जिस हिसाब से आपने स्टेशन डिजाइन किया है उसके आधार पर आप रूट कंट्रोल चार्ट तैयार करते हो। तो उसके आधार पे जो सर्किट डायग्राम बनता है, यानी जो सिग्नल आपको ऑफ करना उसके लिए जो भी फेवरेबल कंडीशन चाहिए उसका एक सर्किट डायग्राम बनता है। उसको जब आप बुलियन लॉजिक में लिखते हो वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे लिखा जाता है। यानी अब आप जो पैनल से कमांड दोगे तो क्या कमांड आ रहा है और उस पर्टिकुलर स्टेशन पे उस सिग्नल को देने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, वो सारी चीजें आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में लिखी होगी। तो आपके 2 तरह के सॉफ्टवेयर हो गए, एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर जो होता है वो सिस्टम ई प्रोम में इंस्टॉल होता है और एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपके डेटा ई प्रोम में इंस्टॉल होता है। तो आपकी रैम रहेगी, रैम में मैंने बताया था एक तो आपकी वाइटर प्रोसेसिंग के लिए होती है और एक आपके इवेंट्स को स्टोर करने के लिए होती है। तीसरा आपका इसमें सॉफ्टवेयर होता है जिसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। ये डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर आपका जो मेंटेनेंस पीसी या ईआई का जो पीसी है उसके अंदर इंस्टॉल होता है और ये एक्चुअल में इंटरफेसिंग का काम करता है आपके ईआई के साथ और आपके पीसी के साथ। यानी यहाँ पर ये डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर आपके ईआई के डेटा को आपके मेंटेनेंस पीसी पे उपलब्ध करवाता है, जिसके ऊपर आप यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज में डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं।
जो भी आपको मेन प्रोसेसर के साथ जो भी आपको काम करना है, क्या कर सकते हो आप, उस प्रोसेसर को अपग्रेड करना चाहते हो तो कर सकते हो, उसको मॉनिटर करना चाहते हो कर सकते हो, उसके अंदर जो इवेंट्स है उसको आप वहां पर रीड कर सकते हो, या उसको कॉन्फ़िगर करना है तो वो भी वहां से आप कर सकते हो। उसके लिए जो सॉफ्टवेयर होता है इसको अपन बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये आपके टर्म्स हो गई। अब अपने पास जो ईआई अवेलेबल है, तो उसमें 4 तरह की ईआई अपने यहाँ पर काम में ली जा रही है अभी। शुरू में सीमेंस की सिमनिस आई थी, वो भी बंद हो गई है। अभी आज की डेट में जो काम में ले रहे हैं, एक तो आपका अंसाल्डो है, इसको माइक्रोसॉफ्ट कूप नाम से जानते हैं। एक आपका मेधा के नाम से आता है, एक क्यूशन के नाम से है, और एक वेस्ट्रास है जिसको वापस सीमेंस ने टेक ओवर कर लिया, जिसको कहीं कहीं वेस्ट्रास भी बोलते हैं, कहीं सीमेंस भी बोलते हैं। ये 4 तरह की यही अपने यहाँ पर काम में ली जा रही है। ये आपका पिक्चर में दिख रहा होगा, ये ब्लॉक डायग्राम है। एग्जाम में अगर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता तो आपको यहाँ पर ये ब्लॉक डायग्राम हमको सिंपल सा यही बना, यहाँ पर ये सीपीयू लिख दो, रैम और रोम लिख दो, यहाँ पर इनपुट कार्ड बना दो, फील्ड की जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो टैग ब्लॉक के माध्यम से यहाँ पर आप लिख दो, एनडब्ल्यू के आर, RW के आर, ये फ्रंट कॉन्टेक्ट शो कर दो, और उसके बाद ये प्रोसेसिंग करेगा, यहाँ से आपका आउटपुट कार्ड भी जाएगा, और आउटपुट कार्ड से टैग ब्लॉक पे होते हुए इस रिले को ऑपरेट करेगा, और जैसे ये रिले ऑपरेट होगी इन्फॉर्मेशन फील्ड को जाएगी, और जो भी स्टेटस वापस आएगा वो आपके इनपुट कार्ड के माध्यम से, यहाँ पर जो इनपुट्स रहेंगे नॉन वाइटल उसको डाटा बोलता है, यानी स्टेटस जो भी कमांड वहां पर ऑपरेट हुआ नहीं है वो आपके यहाँ पर ये वापस प्रोसेसर को रीड बैक के माध्यम से बताएगा। तो यहाँ पर आपके जो इनपुट है वो 3 कैटेगरी में है, एक तो फील्ड के इनपुट है, एक पैनल का इनपुट है, और एक आपका रीड बैक है। फील्ड के इनपुट में क्या क्या होता है, आपके ईसीआर होते हैं, टीपीआर है, एनडब्ल्यूकेआर है, आरडब्ल्यूकेआर, ये सब आपके फील्ड के इनपुट कहलाते हैं। गेट का स्लॉट है, फिर आपका कोई भी साइडिंग है उसका स्लॉट है, ये सारे आपके फील्ड के इनपुट कहलाते हैं। पैनल के इनपुट क्या रहेंगे, अगर आपने पैनल है तो पैनल में बटन प्रेस करते हो तो वहां से जो आपके जीएन यूएन जो भी आ रहे हैं, डब्ल्यू एन जो भी है, वो सब आपके क्या कहलाते हैं, पैनल के इनपुट्स कहलाते हैं। और एक आपका रीडबैक रहेगा। रीडबैक का मतलब है जो इस प्रोसेसर ने ऑपरेट करने के लिए जो रिले के लिए कमांड भेजा था वो रिले ऑपरेट हुई नहीं, उसका वापस स्टेटस यहाँ पर रीडबैक कॉन्टेक्ट के द्वारा रीड किया जाता है इनपुट कार्ड के माध्यम से, तो उसमें HR, WR, WNR, WRR ये सब आपके रीडबैक कहलाते हैं। और आउटपुट के अंदर क्या रहेगा, आपका HR, DR, WNR, WRR ये सब आपके आउटपुट की रिलेज कहलाती है। ठीक है, तो इसका ये ब्लॉक डायग्राम हो गया। इस ब्लॉक डायग्राम में आपको ये इनपुट कार्ड बता देना है, और इसमें आपको 3 तरह के इनपुट को रीड करता है उसके नाम बता दो, और फिर आपका ये प्रोसेसर कार्ड होता है, प्रोसेसर में बता दो, अलग अलग मेक में अलग अलग मेक का प्रोसेसर लगा रहेगा, तो आपको खाली यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर ही लिखना है, और उसके साथ आप बता दो रैम और रोम रहती है, और उसमें आप ये बता दो सिस्टम रोम में एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर रहेगा और डेटा रोम में आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहेगा। ये 2 तरह के सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर में एक कंपेरेटिव स्टडी दिया गया है, एक इन दोनों में क्या फर्क है, तो एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर जो होता है ये आपका यूनिक होता है, सभी पर्टिकुलर में जो पर्टिकुलर कंपनी का जो एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर है, जहां जहां कंपनी का वो सिस्टम लगा है वहां पर वो एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर कॉमन होता है, ये फैक्ट्री लेवल पे ही इंस्टॉल हो जाता है, यानी जब आप नया सीपीयू मंगाते हो तो उसके अंदर ये प्री इंस्टॉल आता है, और इस सॉफ्टवेयर में आप साइट पे अल्टरेशन नहीं कर सकते। इसकी 3 चीजें हैं, एक तो ये यूनिक होता है, जिसमें एक में लगा सब में वो कॉमन रहेगा, दूसरा ये प्री इंस्टॉल आता है, तीसरा इस पे साइट पे अल्टरेशन नहीं किया जा सकता, और चौथा आपका जो मेन फील्ड से फीचर है उसको चेक करने का काम है वो एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर करता है। फिर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है ये आपका स्टेशन स्पेसिफिक होता है, यानी पर्टिकुलर एक स्टेशन का अलग अलग होता है, यानी एक स्टेशन का अलग है दूसरे स्टेशन का अलग है। ये आपके SIP पे डिजाइन किया जाता है, यानी आपकी स्टेशन की जो SIP है और उसका जो रूट कंट्रोल चार्ट है उस पे इसको डिजाइन किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर में साइट पे अल्टरेशन किया जा सकता है, और इसके अंदर जो लॉजिक जो लिखेंगे या जो सर्किट डायग्राम है उसको अपन बूलियन इक्वेशन के रूप में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं वो अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी खाली यहाँ पर समझ लें बूलियन इक्वेशन के रूप में लिखते हैं। फंक्शन सीपीयू का मैंने बता ही दिया था, जो भी प्री लोडेड सॉफ्टवेयर है उसके अनुसार आपके पैनल से या इनपुट कार्ड के माध्यम से जो फील्ड की इंफॉर्मेशन मिली है उसको रीड करना, और पैनल से या वीडियो से जो कमांड मिला है तो उनको उस कमांड के अनुसार उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना, और एग्जीक्यूट करने के बाद आउटपुट कार्ड के माध्यम से फील्ड में जो गियर है उनको ऑपरेट करना, और उसका रीडबैक स्टेटस वापस रीड करके सिस्टम को बताना, यानी वहां से वापस पैनल को या वीडियो को उसका स्टेटस बताना। ये जो काम होता है वो आपका सीपीयू कार्ड का काम रहता है। फिर आपका आउटपुट कार्ड का काम बता दिए, सीपीयू से जो भी कमांड मिलता है उसके अनुसार फील्ड के गियर को ऑपरेट करना।
ये दूसरा वापस आपका ब्लॉक डायग्राम इस तरह का आ गया। ये सीपीयू है, बस बार के माध्यम से जुड़ा रहेगा। इनपुट कार्ड से जो भी सूचना आएगी वो बस बार के माध्यम से सीपीयू को जाती है, और सीपीयू के अंदर जो भी आपने प्रोग्राम जो है ईप्रोम में जो बना रखा आपने एग्जीक्यूटिव और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हिसाब से क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है और यहाँ से डेटा वापस आउटपुट कार्ड के माध्यम से फील्ड को देता है। तो ये आपका एक जनरल आइडिया हो गया किस तरह का होता है EI, क्या इसके एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था सेफ्टी लेवल के लिए जो मेंटेन करता है, ये आपके सेफ्टी इंटीग्रेटेड लेवल जो है 4 को मेंटेन करता है। और ये आपका जो स्टैंडर्ड दिया गया है वो सेनलेक के द्वारा जारी किया गया है। एक्चुअली में यूरोपियन जो रेलवे जो है ERTCS बोलते हैं उसको, यूरोपियन रेल ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम, तो उसके द्वारा ये मानक डिजाइन किया गया है। ये एक्चुअली में मानक क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि आपका जो भी सिस्टम है वो दूसरे किसी और में के साथ किस तरह से कॉम्पेटेबल होगा, जिसकी वजह से वहां पर उसकी सेफ्टी इफेक्टेड न हो। ठीक है, तो ये उसको सेफ्टी के मानक को सुनिश्चित करता है। तो अपना जो सिस्टम है वो सिल्क 4 पे डिजाइन किया हुआ था ये। और सिल्क 4 में खाली यही है, एक्चुअल में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का इफेक्ट नहीं आया, तो उसके लिए इसने अलग अलग बना रखे हैं EN50। ये कोड आप थोड़ा देख लेना, वैसे इसकी जरूरत कहीं पड़ती नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका ये जनरल आइडिया खत्म होता है, यही क्या होता है, किस तरह का दिखता है, कैसे काम करता है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं और कितने तरह के यही आते हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे अंसाल्डो या माइक्रोलॉक 2 के बारे में लंच के बाद। अभी अपन ब्रेक करेंगे 1 बजे, 3 बजे अपनी क्लास वापस चालू होगी, जिसके अंदर अपन माइक्रोलॉक 2 या अंसाल्डो EI के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें अपन बात करेंगे ये सिस्टम कैसा दिखता है, कौन कौन से कार्ड होते हैं, उनकी कैपेसिटी क्या होती है, किस तरह से वो काम करता है, कैसा दिखता है। ठीक है, तो ये अपन बात करेंगे अगली क्लास में। यहाँ तक अगर किसी को चीज समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई चीज समझ में ना आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं तो अभी की क्लास अपन 1 बजे यहीं पे क्लोज करेंगे। अगली क्लास 3 बजे होगी, जिसमें अपन वापस मिलेंगे और अंसाल्डो EI या माइक्रोलॉक 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। सर हाँ बोलो। कल जो UFS बिल के साथ में